अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये पार्ट ए हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट बी इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोगों ने, क्योंकि एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की। इस सीरीज़ में आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है। इसका ए पार्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इससे नेक्स्ट भी वीडियोज़ हैं उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पास रेजोनेंस है ये होता क्या है। मैग्नेटिक तो हम बाद में देते हैं, रेजोनेंस क्या होता है। अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल है रेजोनेंस की, वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्विंग आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है, एस स्विंग आ जाता है, स्विंग आ जाता है, गिटार आ जाती है हमारे पास। ओके, इसके अलावा हमारे जो हमारे पास पेंडुलम होता है ये आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास ब्रिज होता है ये आ जाता है। या इसके अलावा जो हमारे पास जो भी म्यूजिक सिस्टम होते हैं, इस ये कॉमन एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल है किसकी, रेजोनेंस की। ओके, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हम अप्लाइड फोर्स होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाती है, रेजोनेंस अकर कर जाती है। तो लिहाजा जो रेजोनेंस होती है इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। इसके अलावा इसको हम ट्यून करने के लिए, रेडियो जो रिसीवर होता है उसको ट्यून करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम जो होता है एनालाइज करने के लिए, म्यूज़िकल नोट्स को एनालाइज करने के लिए हम रेजोनेंस को यूज़ कर सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस की। अब पहले मैग्नेटिक रेजोनेंस की हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास क्या है, एम आर आई। क्या है हमारे पास, क्या है, एम आर आई। एम आर आई ये इसकी एग्जांपल है मैग्नेटिक रेजोनेंस की। अब एम आर के क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें ये हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास मशीन होती है। इसमें क्या हो जाता है, जो पेशेंट होता है उसकी हम टेबल पर लिटाते हैं और उसको हम मशीन के अंदर इंटर कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम जो उसकी बॉडी के इंटरनल साइड पर हमें एक साफ इमेज क्लियर आ जाती है। हमें पता लग जाता है ये इस पेशेंट को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। अब इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि मशीन में क्या होता है। एक्चुअली जब हम पेशेंट को इंटर करते हैं एमआरआई मशीन के अंदर, तो जो हम वाटर मालिक्यूल होते हैं वो रिलाइंस हो जाते हैं। तो जब फिर उसके बाद हमें रेडियो वेव्स उन रिलायन एटम्स को क्या करते हैं, फेंट सिग्नल में चेंज कर देते हैं, और उन फेंट सिग्नल के जरिए हम पेशेंट के टिश्यूज़ को आसानी देख सकते हैं। खैर, एक अलग मौजू है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि इसमें जो क्वांटम स्टेट्स होती हैं, दो क्वांटम स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, उनके दरमियान जो हमारे पास होती है कपलिंग होती है। ऐसी दो क्वांटम स्टेट जिनकी एनर्जी सेम हो और उनके दरमियान कपलिंग हो, तब हमारे पास रेजोनेंस होती है, और उस रेजोनेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो डिटेल है कि ये देखें, हम हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक हमारे पास क्या है, साउथ पोल। हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ओके, यानी कि डाउनवर्ड साइड पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इधर हमारे पास एक स्पिन होता है। ओके, सपोज करते हैं हमारे पास ये एक स्पिन है। अब ये स्पिन कैसी है, क्यों है, कैसे वजह से है, इन तमाम बातों का हम पीछे तज़किरा कर चुके हैं इन वीडियोज़ में। ओके, पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो में आप आसानी देख सकते हैं। ये मेरे पास एक स्पिन अप है और एक हम कहते हैं, एक मेरे पास स्पिन डाउन है। अब हम ये नहीं कहते स्पिन अप कितनी है, स्पिन डाउन कितनी, हम सिर्फ दो स्पिन ले रहे हैं, एक स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है। अब जो मेरे पास नॉर्थ से साउथ की जानब जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो उसका जो मेरे पास फार्मूला वो हमारे पास ये है, उसका फार्मूला मेरे पास ये है। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल साइड पर, बाहर से एक्सटर्नली तौर पर परटर्बेशन करते हैं, बैरूनी मुदाखलत करते हैं। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में चल रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, तो हम बैरूनी मुदाखलत करते हैं, बाहर से परटर्बेशन करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड्स अप्लाई करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और जो हमारे पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं B1 का। और ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है। इधर Z एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, और इधर हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है।
डन हो गया। अब यहाँ ये याद रखिएगा कि जो B1 की वैल्यू है ये B0 की वैल्यू से कम है, यानी कि जो मेरे पास B1 की वैल्यू है ये हाई है, सॉरी लेस है B0 से। B0 किसकी वैल्यू है, नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो वैल्यू है उसकी मैग्नेट की वैल्यू से B1 जो हम एक्सटर्नल तौर पर अप्लाई कर रहे हैं उससे कम है, यानी कि B इसकी ज़्यादा है और जो हम बाहर से दे रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ पावर क्या है, कम है। अब जो हम एक्सटर्नली तौर पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड B1। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड B1, ये हम कहते हैं। ट्रांसवर्स का तो हमें इजी पता है कि हम इसके जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं 90 एंगल पर ट्रांसफर, इसका मतलब ये हो गया। अब ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, ओसिलेटिंग का मतलब होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल्स आर नॉट कांस्टेंट, कि जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल्स है ये कांस्टेंट नहीं है, इनमें चेंजिंग होती है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। सो जो हमारे पास क्या ये कहला रहेगा ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास नॉर्थ और साउथ है ये मेरे पास एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, यानी कि ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बाई अप्लाइंग द पोलैरिटी, जब भी हम पोलैरिटी को अप्लाई करते हैं तो जो मैग्नेट्स होते हैं ये मे भी चेंज हो सकते हैं, चेंज नहीं हो सकते। तो इस वजह से जब हम कहते हैं ओसिलेटिंग फील्ड है इन विच जो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो हमारे पास पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी की ओसिलेट कर रहा है उसकी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होता है उसको हम ओमेगा का नाम देते हैं, ओमेगा यानी कि डब्ल्यू का नाम देते हैं। अब यहाँ ये याद रखिएगा हमारे पास इधर ओमेगा दो हैं, दो तरह के ओमेगा हैं, एक ओमेगा नॉट है, एक हमारे पास ओमेगा है। जो हमारे पास ओमेगा नॉट है ये अलोंग द जी एक्सिस है, और जो हमारे पास ओमेगा है ये अलोंग द एक्स एक्सिस, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, ये इसकी वजह से है और ये इसकी वजह, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जी एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ऐसे ही है ना। तो अब जो मेरे पास ये स्पिन है, ये जो मेरे पास स्पिनिंग कर रहा है या फिर जो रोटेटरी मोशन कर रहा है, अच्छा ये याद रखिएगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि एक स्पिनिंग मोशन होती है, एक रोटेशनल मोशन होती है, जिसको हम प्रिसेशन का भी नाम देते हैं। ओके, सो अब क्या होगा, इधर जो हमारे पास एनर्जी क्रिएट हो जाएंगी, अब जो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो सॉरी इधर हम ये भी करते हैं, ये इसकी स्प्रिंग मोशन होगी, ये इसकी रोटेशन मोशन होगी। ओके, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। इसकी एनर्जी क्या है, +1 है, और इसकी एनर्जी क्या है हमारे पास क्या है, -1 है, ई नेगेटिव है। ओके, तो जब इनका जो डिफरेंस होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास। ओके, ये इसका डिफरेंस है एनर्जी का। सो अब एक ये फार्मूला बन गया, अब एक मेरे पास ये फार्मूला है B1 इज इक्वल टू B1 कॉज ओमेगा थीटा अयोटा। अब ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या है, ओमेगा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब यहाँ रेजोनेंस कैसे अकर होती है, सपोज करें जो हमारे पास, हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये स्पिन है ये स्पिनिंग कर रहा है अपनी मोशन, और इसकी स्ट्रेंथ पावर एनर्जी क्या है, 5 है, हम सपोज कर रहे हैं, और जब हम बाहर से एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू क्या है, 5 है। अब ये क्या होगा, अब इधर रेजोनेंस अकर कर जाएगा, और इसी रेजोनेंस को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस का नाम देते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि सपोज करते हैं, अच्छा यही यहाँ ये तरह की याद रखिएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, कम होती है बेनिस्बत, इसकी बेनिस्बत ज़्यादा होती है, इसकी बेनिस्बत कम होती है। खैर, जब हम सपोज करते हैं चलिए इसको ले लेते हैं, इसकी एनर्जी 5 है, 5 एनर्जी है, 5 पावर है, 5 स्ट्रेंथ है, जो मर्जी कह लें। जब हम बाहर से जो अलोंग दी एक्स एक्सिस जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर उसी की भी एनर्जी 5 है तो यहाँ 5 क्या हो जाएगा, टकरा जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से जो डेल्टा ई होगा
वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि एनर्जी को निकाल देगी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एनर्जी को निकाल देगी। तो इधर हमारे पास एक केस अक्कर हो जाता है, उस केस को हम कहते हैं फ्लिपिंग केस, यानी कि इधर हमारे पास स्पिन फ्लिप ट्रांजिशन हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पिन फ्लिप ट्रांजिशन, ये हमारे पास हो जाती है। ये इसको हम सिंपली कहते हैं स्पिन ट्रांजिशन का नाम, ट्रांजिशन का भी नाम देते हैं। ओके, तो अब एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारे पास होगी ये अप अब अपवर्ड साइड पर मूव करना, पहले डाउनवर्ड साइड पर स्पिनिंग कर रही थी, रोटेशन मोशन थी, अब इसकी क्या हो जाएगी, अपवर्ड साइड पर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं फ्लिप हो जाना, स्पिन फ्लिप ट्रांजिशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यूनिवर्सिटी में 5वें सेमेस्टर में है तो हमें यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, कोर्स आउटलाइन टीचर प्रोवाइड करती है, ऐसे स्टाफ सब चीज़ें मुहैया करती हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, हम 6 सेमेस्टर में चले जाते हैं। ओके, और यहाँ ये याद रखिएगा कि एनर्जी सेम होनी चाहिए जो हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं। अगर एनर्जी बाहर से कम है या ज़्यादा है तो मेरे पास रेजोनेंस अक्कर नहीं होगा, तो फिर इसका नतीजा कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी हम 5th सेमेस्टर है, अगर इसमें 5th सेमेस्टर में अगर हम टीचर ने एक या दो टॉपिक पढ़ाए हैं तो फिर इसका क्या मिड पेपर होगा, क्या इसका फाइनल पेपर होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत कम वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसी 5वें सेमेस्टर में अगर हम टीचर पीआई यूनिवर्सिटी पीएचडी की बुक्स पढ़ा देती है तो फिर भी नतीजा सही नहीं होगा। तो लिहाजा जो 5वें सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में जो बुक्स, जो आउटलाइन पर जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, अगर वही पढ़ाए जाएँ इन अ टाइम तो हमारे पास जो बच्चा होगा विद अ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम 6th सेमेस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, चला जाएगा। तो यही एग्जाम्पल हम इधर कोड कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम अलोंग दी जी एक्सिस बात कर रहे हैं तो उधर जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होगा वो हमारे पास होगा ओमेगा नॉट एस जी होगा हमारे पास। ओके, ये हैमिल्टोनियन है स्पिन पार्टिकल का इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी जी एक्सिस है हमारे पास। ओके, अब चूंकि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी आ चुका है तो इसकी वजह से जो इसका टोटल हैमिल्टोनियन होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा कॉज ओमेगा टी एस एक्स प्लस ओमेगा एस जी। ये मेरे पास होगा मोडिफाइड, इसको हैमिल्टोनियन का नाम देते हैं, मोडिफाइड हैमिल्टोनियन का कहते हैं जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अलोंग द जी एक्सिस हमारे पास यही हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है। अब जो मेरे पास ये मोडिफाइड जो मेरे पास हैमिल्टोनियन है ये किस तरह आया, अब हम फार्मूला जानते हैं कि मेरे पास जो एच होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। ओके, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये म्यू है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, जी ई ओवर 2m एस इसकी इक्वल होती है। तो ये पहले इधर डॉट लगा हुआ है। अब ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू इधर लिख दी है। अगर इसका हम कहते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ वैल्यू ये कैसे निकाली है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब क्या होगा, जी ई ओवर 2m है तो एस है, सिर्फ सिंपल एस है तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स भी है, एस वाई जे भी है और एस जी के भी है और दरम्यान में मल्टीपल भी है। और इधर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यानी कि हमारे पास जो बी है वो हमारे पास क्या है, टोटल बी वो हमारे पास इक्वल है B1 कॉज ओमेगा टी योटा प्लस B0 के, इसके इक्वल हमारे पास। ओके हो गया। तो अब इसको हम जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी ओवर 2m एस एक्स कॉज ओमेगा। अब इस ये वैल्यू जीरो हो जाए क्योंकि हमें किसी कंसर्न है एक्स एक्सिस के, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो हम अलोंग दी एक्स एक्सिस कर रहे हैं। तो सॉरी इधर एक और टर्म आती है वो हमारे पास ये है जी ई B0 ओवर 2m एस जी, क्योंकि हमारे पास अलोंग दी जी एक्सिस भी एक कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट और वाई जी एक्सिस की भी अलोंग कंपोनेंट, इसलिए हमने ये दो कंपोनेंट लिख लिए हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं जो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या ओमेगा 1 होती है, तो ये इसको हमने इस तरह लिख लिया। ओके, सिमिलरली जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है
वो हमारे पास इसकी इक्वल होती है। तो इसको हमने यही इक्वेशन हमने इधर लिखी हुई है, ये वाली। ओके, ये मेरे पास क्या हो गया है, हैमिल्टोनियन आ चुका है। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म कर दे रहे हैं, जो हमने ये अप्लाई कर रहे हैं, इसको अगर रिमूव कर दें तो हमारे पास यही सिर्फ हैमिल्टोनियन बचेगा। अगर इसको हम इंक्लूड करते हैं इसको, तो हमारे पास ये हमारे पास हैमिल्टोनियन हो जाएगा। अब ये हमारे पास पार्ट 1 तो इतना तो बन गया है, लेकिन हम इसमें मज़ीद और कुछ ऐड करते हैं ताकि जो हमारे पास पार्ट बी है वो उसको हम इजीली कर सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब यहाँ देखें, जो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक दो बातों का पता होना चाहिए। सपोज करें हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है ये वाली। ओके, ये किसके लिए होती है, स्पिन अप स्टेट के लिए होती है। किसके लिए, स्पिन अप के लिए, जब हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम इज इक्वल टू सम टाइम कुछ गुजर चुका है, तब हमारे पास जो हो जाएगी वो हमारे पास ये हो जाएगी। ओके, ए है, टी है, और बी है, और टी है, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। ओके, जब हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम गुजर जाएगा। तो हम जानते हैं जब भी किसी जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम गुजरता है, तो अगर हम वहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं सिस्टम की एनर्जी, तो उधर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करते हैं। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर, यानी कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हैं सिस्टम की एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। और जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये होती है। ओके, अब यहाँ 0 नहीं आएगा, क्योंकि अब हम कुछ ना कुछ टाइम गुजर चुका है, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। टी इधर आ गई हमारे पास। ओके, अब यहाँ देखिए जो हमने लिखी थी इक्वेशन ये वाली, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एस एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं, और एस जी की जगह हम ये लिख सकते हैं, बाईपोलर एक्सप्लोजन। ओके, अब हमने प्लस है तो सिर्फ हमने सिंपल प्लस करना है। इस टर्म को इस टर्म के साथ, इस टर्म को इस टर्म के साथ, इस टर्म को इस टर्म के साथ, इस जब हम प्लस करेंगे तो मेरे पास यहाँ से ये वाला आ जाएगा। यानी कि हमने दो मैट्रिक्स को एक सिंगल मैट्रिक्स में लिख लिया है। अब ये मेरे पास हैमिल्टोनियन आ चुका है इक्वेशन से, इस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुका है। ओके, ये मेरे पास हैमिल्टोनियन है। अब इस हैमिल्टोनियन को हमने यहाँ पुट करना है। ओके, तो अब इस यहाँ पुट कर दिया तो मेरे पास ये बन गई, यानी कि इस इक्वेशन को हमने इधर पुट कर दिया। ओके, सिर्फ ये वाली, क्योंकि हमारे पास हैमिल्टोनियन है तो ईच की जगह हमने ये वैल्यू फाइंड कर पुट कर दी है। अब इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। यहाँ याद रखिएगा इधर हमने टी लिखा है, 0 नहीं लिखा। अब हम बात कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम कुछ गुजर चुका है। तो सिमिलरली हमारे पास इसकी वैल्यू यही होंगी, लेकिन इधर हमारे पास डेरिवेटिव इधर हो रहा है, इसलिए इसको हम ऊपर डॉट डाल देंगे। डॉट डालने का मतलब क्या है कि इसका ये डेरिवेटिव है। अब हम जानते हैं जो डेरिवेटिव डॉट का ये मतलब होता है, ओके, यानी कि जो ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये एज कट इस एज कट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन वैसे की वैसी 1/2, और ये वाली इक्वेशन अब ये होता है इसके साथ अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो अब हो सिंपल क्या होगा हमारे पास कि दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ओके, एक पॉजिटिव वाली ये इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को हम इसके इक्वल करेंगे। ओके, और इस इक्वेशन को हम इसके इक्वल करेंगे, और ये साथ में हमारे पास ये भी आएगा, 1/2 भी आता जाएगा। ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इधर हमारे पास सिंपल स्टेप्स हैं। क्या क्या, पहले हम इस इक्वेशन ए को सोल्व करेंगे, फिर बी को सोल्व करेंगे। जिस तरह हम ए को सोल्व करेंगे उसी तरह हम बी को सोल्व करेंगे, हमारे पास हो जाएगी। ओके, अब यहाँ एक टर्म देखिएगा कि जो हमारे पास W1 है ये बहुत वीक है W0। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये देखें, ये स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है इस जो पहले ऑलरेडी मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड, इससे बहुत कम है। यानी कि जो B1 है वो बहुत लेस देन है B0 से। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ है W1 की वो बहुत कम है W0 से। ओके, तो इसलिए जो हमारे पास होगा W1
इसकी वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम इग्नोर करेंगे तब ही हमारे पास इस इक्वेशन को हम सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सोल्व करना हमारे पास ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास ओमेगा नॉट है उसको ओमेगा 1 है, इसको हम 0 कर देंगे। और ये भी हो भी सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत लेस होती है जो ऑलरेडी मौजूद होती है वहाँ से। अब क्या होगा कि अब जो मेरे पास इक्वेशन 1 है ये है, W1 को 0 इक्वल पुट किया तो मेरे पास ये पूरी टर्म 0 होगी, तो मेरे पास बाकी ये बच गया। अब सिर्फ सिंपल डेरिवेटिव स्टेप्स है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। इसको हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया है। अयोटा को इधर ले गए हैं, तो जब अयोटा इधर गया है ये क्या है, जब मल्टीपल होगा इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो अब डिवाइड होगा तो हम ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे, अयोटा से नीचे भी कर देंगे। ओके, तो नीचे अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो हमारे पास -1 यही आ जाएगा। तो अब क्या होगा, सिर्फ से इंटीग्रेट करेंगे, वो इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब इधर देखें, एट अ टाइम जब 0 होगा तो हमारे पास जो ये इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी। ओके, और जब हम पास कुछ टाइम गुजर जाएगा तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन होगी, सो ओके, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फॉर्म ये फॉर्म इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी वो हमने ये लिखा हुआ है, ये वाला। ये देखें ना, ये जो मेरे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को जब हम T0 पुट करेंगे तो मेरे पास ये फॉर्म इजी आ जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ T की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये फॉर्म कैसे आएगी, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने ये प्रोसेस लिखा हुआ है ये बॉक्स में। ओके, तो ये बाबा हम इसका अब एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग लेंगे तो मेरे पास नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। और यही मेरे पास फाइनली क्वेश्चन होती है। जो सेम प्रोसेस की है यही सेम प्रोसेस हम बी इक्वेशन के लिए करेंगे, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमने इस बी के लिए ये प्रोसेस किया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं इसको। तो लास्ट पे मेरे पास यही आ चुकी है। अब जो मेरे पास दो ये इक्वेशंस आई हैं, ये बोथ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में आई है। अभी दो इक्वेशन थी इस फॉर्म में थी, अब इन दोनों फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब जो दो, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, राइटिंग इंटीग्रल फॉर्म मेकिंग दीज सम ऑथेंटिक वैल्यूज, यानी कि अब इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या है कि अब हम ए बी को सी डी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इस तरह लिख लेंगे। ओके, यानी कि इस इक्वेशन को अब हमने इस इक्वेशन में यानी कि ए बी को चेंज कर दिया सी डी के साथ, इसके लिए ताकि हमें जब ऑथेंटिक वैल्यूज आ जाएं। ये मेरे पास 4.40 इक्वेशन है। ओके, और हम टाउन सर्ड की इक्वेशन बुक को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम जेटली की बुक को फॉलो करेंगे। तो अब ये 40 इक्वेशन है, इस 40 इक्वेशन में क्या है, ए टी बी टी की वैल्यू आ चुकी है इन दी फॉर्म मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, 38 में। अब ये 38 इक्वेशन है, यानी कि ये मेरे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसमें हमने क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला बनाया। तो इस फार्मूले में अब हमारे पास ये अननोन चीज़ें हैं। अब हमने ए टी बी टी की वैल्यू को हम फाइंड किया, अब उन वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ओके, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें जो हमारे पास है ए डॉट टी है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मेरे पास ये क्वेश्चन आ चुकी है, इस फॉर्म को हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहे हैं। ओके, तो इसका जो लेंथ ही है थोड़ा सा, लेकिन इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका फॉर्म आ जाएगी। सी टी है, नेगेटिव है, ओमेगा टी है, ये हमारे पास है। यानी कि क्या किया है हमने, सिर्फ इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है डायरेक्टली। तो ये हमारा पार्ट ए है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट बी होगा, यानी कि इसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे डायरेक्टली, यहाँ से ही इस इक्वेशन पर बात करेंगे नेक्स्ट।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो को लाइक भी कर दिया अगर अच्छी लगी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।